हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची लेकर आए हैं क्योंकि अभी सुर्खियों में है कि आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पर हर कोई व्यक्ति छोटा मोटा सब समुदाय रिजर्वेशन मांगने लग रहे हैं। तो इसके लिए रिजर्वेशन तो मांग लिया, लेकिन उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वो संविधान की नवीं अनुसूची में उसको लाया जाए। तो आज जानेंगे दोस्तों बड़ी गहराई से कि ये संविधान की नवीं अनुसूची में आखिरकार है क्या, कि प्रत्येक कोई भी जो समुदाय है वो रिजर्वेशन लेता है, उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, उसके बाद वो यही मांग करते हैं कि हमारे आरक्षण को, हमारे रिजर्वेशन को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में डाला जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं पृष्ठभूमि। अब बात इसकी शुरुआत तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्यों के मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 50% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसलों को चुनौती दी थी। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह प्रश्न भी किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधित प्रावधानों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा में संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आखिरकार नवीं अनुसूची है क्या। तो देखिए चलते हैं। भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानून से जुड़ी हुई है, कि भारत में जो पहले जो भूमि सुधार कानून आया था, भूमि सुधार जो कानून है उससे जुड़ी हुई है नवीं अनुसूची। देखिए अब आगे क्या कहती है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न के बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से लेकर है। कि कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, उन्होंने जो एक बिल ला करके जो पहले संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद में कहने का मतलब संपत्ति का अधिकार को हटाने से अब पहले जब जैसे मान लो कि किसी की ज़मीन है तो उस पर उसका पूरा हक था, जैसे किसी किसान की, किसी फार्मर की ज़मीन है तो उसका पूरा हक था, लेकिन वो संपत्ति के अधिकार को हटाने पर वो अधिकार गवर्नमेंट हो गई। मतलब गवर्नमेंट जो भी चाहेगी, जब भी चाहेगी ज़मीन हड़प सकती है और ज़मीन दे सकती है। वो खुद के मन से अगर किसी के मकान को तुड़वा कर अगर रास्ता निकालना जाए तो वो भी गवर्नमेंट खुद की मर्जी से कर सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की नवीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इनका कहने का मतलब ये है कि जो दोस्तों जो नौवीं अनुसूची है संविधान के अंदर, उसमें कुल मिलाकर के 284 कानून शामिल हैं। और कहने का मतलब जब गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, कि वो बोलेगी कि हमारा जो नेशनल हाईवे है वो यहाँ होकर निकलेगा तो निकलेगा, उसको चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते। अगर वो बोले हैं कि हमारे जो रेल का ट्रैक है वो यहाँ होकर निकलेगा तो वो निकलेगा ही। कहने का मतलब उसको संविधान में, कहने का मतलब कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकता, न्यायपालिका के पास नहीं जा सकता। ये नवीं अनुसूची में है दोस्तों। और पढ़ते हैं। नवीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जो नवीं अनुसूची है उसको वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं दो, कि एक तो नवीं अनुसूची किस वर्ष लेकर आए, तो नवीं अनुसूची 1951 में लेकर आए। और एक बात और, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो देखिए दोबारा देखिए, नवीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगर ये आ जाए
कि कौन से संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा कि प्रथम संविधान संशोधन। और कौन से सन में, तो 1951 में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। बिल्कुल सही है कि यह पहली बार था, 1951 में फर्स्ट टाइम संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून ही शामिल थे। पहले जो संविधान संशोधन था, तो 9वीं संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 ही कानून शामिल थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 284। ठीक है, शामिल थे। एक मिनट, हाँ, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून ही शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात समयानुसार संविधान संशोधन करके कानूनों की संख्या बढ़ती चली गई। कि संविधान संशोधन होते चले गए और कानूनों की संख्या बढ़ती चली गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। जो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल जो डिफरेंट जो कानून है, डिफरेंट जो लॉ हैं, उनको संविधान की अनुच्छेद 33B के तहत संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। गौरतलब है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9वीं अनुसूची जो है वो प्रकृति में पूर्वव्यापी है, मतलब कि अर्थात जो न्यायालय द्वारा किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और अगर उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उसे सूची में शामिल कर दिया गया, अनुसूची जो 9वीं अनुसूची उसमें शामिल कर दिया गया, तो उस तारीख से ही उसको संवैधानिक रूप से वैध मान लिया जाएगा, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अब समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची, समीक्षा के दायरे में कैसी है 9वीं अनुसूची, ये देखिए। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद यह निर्णय लिया गया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, समीक्षा के दायरे में इसलिए है क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के जो केशवानंद भारती मामला था उसमें एक निर्णय आया, उसके बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है यदि वह कानून मौलिक अधिकार या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो। तो अगर कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो उसको चाहे वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो तभी भी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल है और वो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तभी भी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी भी कानून को बनाने और उनकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती। संविधान पीठ ने ये व्यवस्था दी है कि जो कोई भी कानून है उसको बनाने की जो शक्ति है, उसको वैध करने की जो शक्ति है, वो किसी एक संस्था को नहीं दी जा सकती, एक संस्था तक नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है, अब संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। भाई, संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है और कानून की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और जो वैध है या नहीं है उसकी जांच न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो हम बता रहे हैं इसका जो 9वीं अनुसूची है इसका निष्कर्ष क्या है, ये सुनिए आप ध्यान से। संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कानून को बनाने और उनकी वैधानिकता तय करने की शक्ति केवल विधायिका या कार्यपालिका पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। अगर संसद कानून बनाता है तो उसकी समीक्षा करने की शक्ति न्यायालय के पास ही रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ओबीसी वर्गों के लिए मेडिकल पाठ्यक्रम में आरक्षण किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता और न ही
संवैधानिक संरचना की अवहेलना करता, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाया गया मुद्दा व्यर्थ ही साबित होता है। कहने का मतलब ये जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निष्कर्ष निकल रहा है, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो जो कानून को वैधानिकता की जो कानून को वैध रखने की, वैधानिकता तय करने की जो शक्ति है वो विधायिका और कार्यपालिका पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के अलावा भी उस कानून की जांच जो है वो न्यायालय करता है, उसी के बाद में वो बनता है कानून। तो दोस्तों इसके बाद में लेके आए हैं हम आपके सामने 2 क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, उनमें से 2 प्रश्न है, तो आप में इसमें सही टिक बताइए, उत्तर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने कानून शामिल हैं? तो संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने कानून सम्मिलित है, शामिल है वर्तमान में? तो ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 281, ऑप्शन नंबर सी 284, ऑप्शन नंबर डी 285। तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में 284 कानून शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संविधान की 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? बिल्कुल सही है कि 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बी है भूमि सुधार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है पंचायती राज संबंधित। तो ये चारों संविधान की 9वीं अनुसूची में किस विषय से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित है, दल बदल से है, पंचायती राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जल्दी बताइए। हाँ तो इसका सही जो राइट आंसर होगा भूमि सुधार होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक लेके।